नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 नवंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो आपके सामने है कि देखो, पाकिस्तान की तरफ से तो पहले स्टेटमेंट आ गए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की जो इंडिया के द्वारा एक मीटिंग कन्वीन करने की बात चल रही थी। इंडिया जो है जो भी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को बुलाया जाएगा और उनकी मीटिंग होगी, राइट। तो इस्लामाबाद की तरफ से तो पहले से रिजेक्शन हो चुका है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब चाइना की तरफ से भी इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि वो भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, पर हाँ, ऑफिशियली अभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आए हैं, ठीक है। इसके अलावा ईरान और रशिया ने तो अपनी तरफ से अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ, वो ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके आगे 10 महीनों में 6 हॉस्पिटल्स में आग लग चुकी है महाराष्ट्र में, और आप देखो लगभग 55 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, जिसमें छोटे बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो ऐसे में जनवरी के टाइम पे भंडारा में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो उस टाइम पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी ने लगभग 15 रिकमेंडेशन दी थी जनवरी में ही, पर उन 15 रिकमेंडेशंस में से सही से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो इसकी वजह से 5 और ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। इसके आगे इसमें इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम नोट डाउन करेंगे। इसके आगे यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है अब क्विक कॉमर्स की तरफ मूव हो रहा है। क्विक का मतलब कि कम 30 मिनट से कम के अंदर सामान की डिलीवरी कर देना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। इसके आगे हम देखेंगे आगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो राष्ट्रपति भवन में अभी पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं, उससे संबंधित न्यूज़ देखेंगे। इसके आगे हम देखने वाले हैं इधर कि राफेल डील जो हुई है, ठीक है ना, तो राफेल डील में कुछ घपले पकड़ में आ रहे हैं। अभी फ्रेंच पोर्टल, एक वेब पोर्टल है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है कि 2007 से 2012 के बीच में जो मिडिल मैन था, उस मिडिल मैन को राफेल फर्म के द्वारा लगभग 7.5 मिलियन यूरोस जो थे वो एक ब्रोकरशिप के तौर पे दिए गए थे, एक बिचौलिए के तौर पे कि यार तो हमारी डील करवा दे, हम तेरे को ये पैसे देते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी और आ चुकी है राफेल को लेकर के। इसके आगे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, अभी उन्होंने रिकमेंड किया है कि 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में अभी विंटर सेशन होगा, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक तो बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन है, एक विंटर सेशन। विंटर सेशन सबसे छोटा होता है, बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पे, एक तो ये वाला आर्टिकल पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि इंडिया की सबमरीन स्ट्रेंथ क्या है, क्या हिस्ट्री रही है सबमरीन्स को लेकर के। दूसरा, अभी लियोनिड मीटियोर्स शावर फिर से स्टार्ट हो गई है। ये लगभग हर 33 साल में एक बार होती है, ठीक है ना। तो अभी अगर क्लीन नाइट स्काई है आपका, मतलब जहाँ अगर गांव में रहते हो, देखो शहरों में तो पॉल्यूशन है, इतना नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पर आप इन शावर्स को देख सकते हो, पर हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है कि मून जो है वो ब्राइट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तब ये शावर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लगभग ये मीटियोर स्टॉर्म है वो कब आता है, जब अर्थ जो स्पेस में सेलेस्टियल डेब्रिस है, मतलब जो स्पेस का कचरा है ना बहुत सारा, उस वाले जोन में आ जाता है। जब वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरीके के शावर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो लाइट होती है ना, ये कैसे आती है, जब मीटियोर्स है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल गैसेज हैं या फिर जो भी आयंस हैं उनके साथ में जब ये फ्रिक्शन होता है इन मीटियोर्स का, तो ये लाइट प्रोड्यूस होती है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इतना ही था बस। लियोनिड्स रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो मीटियोर शावर है जो कि हर 33 साल में आती है, ठीक है। इसके आगे हम जो देखेंगे बाकी इन 2 आर्टिकल्स में, महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट स्टाफ का अभी स्ट्राइक चल रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि वहाँ पर सैलरीज टाइम पे नहीं दी जा रही है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, हाउस रेंटिंग अलाउंस वो नहीं टाइम पे दिया जा रहा है। तो ऐसे में 2017 में भी पहले स्ट्राइक की थी महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट स्टाफ ने, पर अभी फिर से स्ट्राइक पे वो बैठे हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि जल्दी से एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो ज़रूरतें हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सके। और एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की अगर बात करें, तो बोलो उनको फिर से ट्रैक पे लाया जा सके। बस इतना ही है। इसके अलावा एक ये वाला जो आर्टिकल है, इसमें यह है कि पिछले 2 दशकों में अगर देखें
तो उन वोटर्स का ज़्यादा परसेंटेज राइज हो रहा है जो लास्ट टाइम पर डिसाइड करते हैं कि जी वोट किसको देना है। इससे बेसिकली रिलेटेड हमने एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ओपिनियन पोल्स किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं हमारे यहाँ पर एक वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, किस ऐसा इम्पैक्ट आता है, एडिटोरियल में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट की जा रही है। इसके आगे हम देखेंगे इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे T+1 सेटलमेंट से रिलेटेड कि फरवरी 25 2022 से फेज्ड मैनर में T+1 सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। देखो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन या स्टॉक मार्केट में आप देखें, कभी भी अगर आप अपने स्टॉक्स को परचेज करते हो या सेल करते हो तो उसका जो लेन देन का जो सिस्टम है ना वो T+2 सिस्टम में पहले चलता आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि जब आपने ट्रांजैक्शन किया उसके बाद में आने वाले 2 दिनों के बाद में आपका काम, आपके पास में आपका पैसे का लेन देन हो जाएगा। मतलब कि आप किसी के शेयर्स परचेज करते हो, किसी के स्टॉक्स परचेज करते हो, तो उस केस में आपको पैसा देना है, ट्रांजैक्शन किया आपने और आपके हाथ में स्टॉक्स कब आ जाएंगे T+2, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन के बाद में 2 दिन और लगेंगे उसके बाद में। इसी तरीके से अगर आप मतलब ट्रांजैक्शन वाला दिन और 2 दिन और, तो दूसरे दिन में आ जाएगा। जैसे कि आज अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो कल का दिन फ्री रहेगा, आज का दिन तो गया ही, कल का दिन भी कुछ नहीं होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे जो होगा, जैसे आज 9 तारीख है तो 11 तारीख को आपको अपना मिल जाएगा, ठीक है, जो भी स्टॉक्स आप परचेज कर रहे हो। सिमिलरली आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हो तो आपके अकाउंट में पैसा कब आ जाएगा, वो पैसा आएगा कब, जब ट्रांजैक्शन आज आपने कर लिया और उसके फिर बाद में वही दूसरे दिन, ठीक है, पहला दिन फ्री फिर नेक्स्ट डे। अब इस चीज़ में क्या टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो इसके लिए एक ऑप्शन निकाला गया है, दैट इज T+1 सेटलमेंट। अब T+1 सेटलमेंट में क्या होगा, ट्रांजैक्शन किया और नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा या फिर आपके जो स्टॉक्स हैं वो आप टेक ओवर कर लोगे। तो इसको फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है और शुरुआत होगी 25 फरवरी 2022 से। इसके अलावा 1-2 न्यूज़ और हैं फाइनेंस, इस पे लॉजिस्टिक रैंकिंग से रिलेटेड, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज पे भी नज़र डालेंगे। तो जो थीम लेनी थी ना जिन आर्टिकल्स की वो हमने ले ली है। अब डिटेल में देखते हैं बचे हुए आर्टिकल्स को। देखो फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज इंडियाज सबमरीन स्ट्रेंथ। देखो पिछले हफ्ते की बात है जब सीबीआई ने 1-2 चार्जशीट्स फाइल की थी, कुछ तो सर्विंग नेवल ऑफिसर्स थे, कुछ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे, कि उन्होंने किलो क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए एक कंपनी के साथ शेयर किए और वो चीज़ फिर पकड़ी गई। तो एक्सपर्ट्स ने देखो अभी अपनी तरफ से देखा है कि अभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया जो है वो चाइना से बहुत पीछे हो चुका है, बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है अगर सबमरीन कैपेबिलिटीज़ की हम बात करें, पनडुब्बियों की कैपेबिलिटीज़ की हम बात करें। सवाल यह है कि इंडिया के पास में कितनी सबमरीन्स हैं। देखो करंटली हमारे पास में 15 तो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जिनको हम SSK बोलेंगे, ठीक है, और एक है हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, उसको हम क्लासीफाई करेंगे SSBN। ओके, तो SSK की बात करें तो शिशुमार क्लास की हमारे पास में सबमरीन्स अवेलेबल है 4, ठीक है। इसको देखो इंडिया में बनवाया गया था इस शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स हैं, और इसमें हेल्प ली गई थी जर्मनी की, ठीक है। ये 1980s में इसका काम हो गया था। इसके अलावा 8 किलो क्लास की हमारे पास में सबमरीन है, आप उसको बोल सकते हो सिंधु घोष क्लास, ठीक है, जो कि हमने रशिया से खरीदी थी, जो कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था। टोटल 8 हमने खरीदी 1984 से 2000 के बीच में। इसके अलावा 3 हमारे पास में कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन सबमरीन्स अवेलेबल हैं, जो कि इंडिया के मझगांव डॉकयार्ड में डेवलप की गई, ठीक है, जिसमें इंडिया की तो नेवी है ही एक तरफ, बट दूसरी तरफ फ्रेंच नेवल ग्रुप जिसका पहले नाम था DCNS, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस दोनों के कोलैबोरेशन के बेसिस पे ये कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन सबमरीन्स प्रोड्यूस की गई इंडिया में 3। तो ये हमारा स्टेटस है। इसके अलावा SSBN की बात करें, जो INS अरिहंत है, वो एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। दैट मीन्स काम चलेगा कैसे, पावर किससे मिलेगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इंडिजीनसली डेवलप्ड है, मतलब इंडिया ने खुद ने अपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा सेकंड जो SSBN आप कह सकते हो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, दैट इज INS अरिघाट, ठीक है। ये देखो अरिहंत, INS अरिहंत है ना, इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आने वाले कुछ महीनों में हमारी नेवी को सौंप दी जाएगी। तो पॉइंट क्या हो गया कि न्यूक्लियर पावर्ड 2 सबमरीन्स हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, एक तो INS अरिहंत और एक INS अरिघाट।
तो आईएनएस अरिहंत तो ऑलरेडी है और आने वाले कुछ महीनों में अरिघाट भी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया में सबमरीन्स लगभग 25 से ज़्यादा सालों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल मतलब एक्टिविटीज़ चल रही है और कुछ मॉडिफिकेशन का काम भी हो रहा है। अब देखें इंडिया की सबमरीन्स की जो हिस्ट्री है कि इंडिया कब कब कहाँ से एक्विजिशन करता रहा है, खरीदारी करता रहा है और कहाँ से डेवलपमेंट करता रहा है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट सबमरीन जो थी वो आईएनएस कलवरी हुआ करती थी, जो कि आप कह सकते हो फॉक्सट्रॉट क्लास की थी, जो कि हमने यूएसएसआर से दिसंबर 1967 में ली थी। फिर 1969 में इसी तरीके की कैटेगरी में फॉक्सट्रॉट की 4 और सबमरीन्स हमने ली थी, जो कि 1971 का जो वॉर था पाकिस्तान के साथ में, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर अपने आप में कर पाई थी। फिर उसके बाद में 1971 से 74 के बीच में देखें तो 4 और फिर बाद में फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन और परचेज की थी। तो ऐसे करके सबमरीन्स की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती चली गई। तो ऐसे में 8 फॉक्सट्रॉट सबमरीन हो गई हमारे पास में, जो कि अपने आप में उस टाइम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा थी। आप ये मानो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबमरीन्स रखने वाले कंट्रीज में से एक था इंडिया। इवन सबसे ज़्यादा सबमरीन्स इंडिया के पास में हुआ करती थी। वो ऐसा टाइम था, देखो वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा पकड़ थी, ठीक है ना। और उस टाइम पे हम हुआ करते थे सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर काम करने वाले कंट्री, ठीक है ना। जैसा कि आज चाइना में है, कम्युनिस्ट है सारा का सारा, तो यहाँ पर चाइना में अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं 1974 के बाद की। तो 1974 से आने वाले 10 सालों में, डिकेड में, कुछ ज़्यादा सबमरीन्स की एक्विजिशन नहीं की गई, क्योंकि 1974 के बाद में आपको पता है इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी लगी तो फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में जनता पार्टी सरकार आ गई, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी की नई सरकार आई और 1984 में आपको पता है फिर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला टाइम था, तो इस वजह से कोई एक्विजिशन प्रॉपरली नहीं हो पाई। फिर 1981 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 2 टाइप 209 सबमरीन परचेज की जाएंगी वेस्ट जर्मनी से, ठीक है, और 2 दूसरी और डेवलप की जाएंगी मजगांव डॉक पे। तो इस तरीके से ये फिर ओवरऑल आप देखो कि यहीं से डेवलपमेंट हो जाता है शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स अभी हमारे पास में जो 4 हैं, है ना। और फर्स्ट शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स थी वो कमीशन कब हुई थी नेवी में? 1986 में। इसके अलावा हम पैरेलली रशिया के साथ में भी हम एंगेजमेंट कंटिन्यू थी, और रशिया से किलो क्लास की जो सबमरीन जो हमारे पास में अवेलेबल है ना, 8 किलो क्लास सबमरीन, वो हमने फिर रशिया से एंगेज की, जिसमें सबसे पहली आई थी आईएनएस सिंधु घोष 1986 में, ठीक है। और आप देख सकते हो बहुत लंबी ट्रैवल करके आई थी ये किलो क्लास की जो सिंधु घोष थी, आईएनएस सिंधु घोष। फिर 1986 से 1992 के बीच में इंडिया ने 8 और सबमरीन्स ली यूएसएसआर से, ठीक है, और 2 जर्मनी से और ली। 1992 ये डेटा आपको देखना नहीं, बस केवल एक सीक्वेंस समझते जाओ, जो काम की चीज़ आएगी मैं बता दूंगा। 1992 से 1994 के बीच में 2 जर्मनी से सबमरीन्स बनवाई गई इंडिया के अंदर जर्मनी की हेल्प से, ठीक है, और वो कमीशन कर दी गई। ऐसे में 1986 से लेकर 1995 तक लगभग 12 न्यू सबमरीन्स थी, वो 8 सालों के अंदर ऐड कर दी गई थी। तो ऐसे में अगर हम देखें ओवरऑल तो 1999 से 2000 के बीच में टोटल सबमरीन फ्लीट कितनी हो चुकी थी इंडिया के पास में? 20, जिसमें किलो क्लास भी थी और बाकी दूसरे कैटेगरीज की भी थी। इसके बाद में ओल्डर जो फॉक्सट्रॉट जो हमने ली थी 1970s 1950s के टाइम पे, है ना, उनको आप धीरे धीरे डिकमीशन करना शुरू करते हो, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई थी। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, 10 किलो क्लास की सबमरीन्स आईएनएस सिंधु रक्षक, ये 10 किलो क्लास की जो सबमरीन थी वो। इसके अलावा जो आईएनएस सिंधु रक्षक वो थी, वो मुंबई में आपको ध्यान हो तो 2000 एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 12-13 समथिंग के आसपास में उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, आग लग गई थी, तो वैसे डैमेज हो गई थी पूरी। इसके अलावा आईएनएस सिंधु वीर, ये म्यांमार को इंडिया ने अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिया था। तो इस तरीके से ये सारा प्लान आगे अगर देखें तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास में सबमरीन्स जो है वो चाइना के कंपैरिजन में, वैसे तो ऑलरेडी हम बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि इतना डिले क्यों है,
हमारे यहाँ पर सबमरीन्स को अपग्रेड करने में, तो देखो 30 साल का प्लान बनाया गया था 2030 में कि हम एक इंडिजीनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे, और इसको अप्रूवल भी दे दिया गया था कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने, कब 1999 में, जिसमें ये था कि 2 प्रोडक्शन लाइंस पे हम काम करेंगे, ठीक है, जिसमें 6 सबमरीन तैयार की जाएगी। 6 सबमरीन तैयार करने के लिए कोशिशें थी, जिसमें ये था कि एक तो इंडियन पार्टनर तो होगा ही, इसके साथ साथ में एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे बाहर की कोई कंपनी होगी, वो दोनों के बीच में टाई अप कराया जाएगा और फिर इंडिजिनसली प्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके लिए 2 प्रोजेक्ट अभी काम में है। एक तो देखो प्रोजेक्ट 75, इसमें तो देखो काम चल रहा है, इसमें तो सबमरीन्स डेवलप हो चुकी हैं, अभी ट्रायल पे हैं, और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 75I, ये अभी डॉक्यूमेंट्स में है, इसके लिए फाइनलाइजेशन होना भी बाकी है। तो 30 साल का प्लान था, और इसमें यह था कि लगभग 12 न्यू सबमरीन्स है, वो 2012 सबमरीन्स तो 2012 से 15 तक ही देने की टारगेट रखी गई थी, पर रियलिटी ये है कि 12 सबमरीन्स की जो हम बात कर रहे हैं वो 2030 आते आते होगी, और 2030 तक हमारे पास में सबमरीन्स का टोटल फ्लीट कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, बाकी देखो टाइम बताएगा। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो ये साइन तो 2005 में हो गया था फ्रांस के साथ में, फ्रांस के जो नेवल ग्रुप है जिसको DCNS पहले बोला जाता था, पर वही चीज़ अभी तक उसमें कोई टारगेट कितना क्या अचीव होगा वो टाइम बताएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I अभी इसमें टाइम लगेगा, ये अभी पेपर्स पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 की बात करें, ये सबमरीन्स प्रोड्यूस करने की बात है, डेवलप करने की बात है इंडिजिनसली, जिसमें 3 कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, वो अभी तक डिलीवर की जा चुकी हैं, और 3 अभी अंडर प्रोसेस हैं। और प्रोजेक्ट 75I है, वो अभी टाइम लगेगा, अभी केवल और केवल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे चल रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तो इंडियन मैन्युफैक्चरर होगा जिसको बोलेंगे इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और एक होगी बाहर से कोई कंपनी जिसको फॉरेन OEM हम बोलेंगे। तो ऐसे में इंडिया की तरफ से 2 सेलेक्ट की जा चुकी है कंपनीज, एक तो MDL और एक है L&T जिसका नाम होता है लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इन दोनों में से कोलैबोरेशन होगा। दूसरी काउंटर पार्ट के लिए 5 सेलेक्टेड OEMs हैं, जिसमें फ्रांस की है, जर्मनी की कंपनी है, रशिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, स्पेन की कंपनी है। अब ये इनमें से किस कंपनी को अप्रूवल मिलेगा वो अभी टाइम लगाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल लगता है कि पहली जो सबमरीन मिलेगी ना प्रोजेक्ट 75I की, वो अराउंड 2032 में मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है। अब सवाल ये है कि चाइना कहाँ है, तो चाइना देखो इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है अपनी मरीन कैपेबिलिटीज़ को, इसके पीछे 2 कारण, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है। अब हमें हमारी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ को राइज क्यों करना चाहिए, इसके 2 कारण, एक तो हमारी खुद की मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करनी, और दूसरी चीज़ कि चाइना लगातार अपनी पोजीशन को ग्रो कर रहा है इंडियन ओशियन में, तो वहाँ पर शिप्स और सबमरीन्स बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होने वाली है, और ऑलरेडी कर भी चुका है चाइना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। इसके अलावा चाइना जो है वो पाकिस्तान को 8 सबमरीन्स देने वाला है और 4 डिस्ट्रॉयर देने वाला है, जो कि चाइना वहां पर प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर सकता है इंडिया के खिलाफ। तो हमें प्रोजेक्ट 75I को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसमें जितना डिले होगा उतना ही हमारे लिए नुकसान है। इसके आगे 2020 की जो पेंटागन की रिपोर्ट है, ठीक है, USA के पेंटागन की तरफ से, तो चाइना के पास में अभी 4 SSBN मतलब बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन्स की अगर क्वांटिटी देखो, नंबर्स, तो अगर देखो तो 4 हैं। इसके अलावा 2 एडिशनल हल भी उनके पास में अवेलेबल हैं। 6 SSN न्यूक्लियर पावर्ड कैपेबल सबमरीन्स 6 हैं, और 50 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। तो टोटल आप देख सकते हो कि 65 से 70 सबमरीन्स अवेलेबल है पाकिस्तान चाइना के पास में, यूं मान लो 2020 से 2029 के बीच में, जबकि हमारे पास में कितनी रहेंगी, अराउंड 20 से 25 के बीच में। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गैप है। ठीक है, इसके अलावा चाइना अभी 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम कर रहा है। पिछले 15 सालों से अभी तक 12 न्यूक्लियर सबमरीन रेडी कर चुका है, जो कि कमीशन हो जाएगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ राइज होगी चाइना की। इसके आगे न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो इन्हीं पे क्यों फोकस किया जा रहा है। देखो न्यूक्लियर सबमरीन जो है, एक तो इनकी स्पीड बहुत शानदार होती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाकर के ऑपरेट कर सकती हैं। इनको डीजल लेने के लिए या फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, तो इनमें जो कैपेसिटी है, स्पीड भी है इनकी ज़बरदस्त होती है।
तो इनको केवल और केवल अगर सरफेस पे आना होता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, अगर जो क्रू मेंबर्स हैं उनको चेंज करना हो कि हाँ जी बहुत लंबे समय से नेवी के जो पर्सनल्स हैं वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर सर्विस में थे, अब उनकी छुट्टी पे जाना है उनको, तो क्रू चेंज होगी। बाकी ये बिल्कुल अंडर वाटर आप देख सकते हो, इनको फाइटर जेट्स ऑफ द अंडर वाटर वर्ल्ड बोला जा रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स को। ठीक है, तो इंडिया की कैपेसिटी की बात करें तो देखो हमने एसएसएन की बात करें तो मतलब न्यूक्लियर पावर जो भी सबमरीन्स होती है ना, उनमें 6 नेशंस में से इंडिया एक है। 6 कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और अब इंडिया। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास में 1987 में हम आ चुकी थी, पर वही चीज़ है कि अभी हमें और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे पास में एक और थी आईएनएस अरिहंत, तो है ही न्यूक्लियर पावर्ड, पर इसके अलावा आईएनएस चक्रा भी हुआ करती थी पहले, पर उसको डीकमीशन कर दिया 1991 में। इसके बाद में रशिया से हमने एक और न्यूक्लियर सबमरीन ली थी लीज के ऊपर, 10 साल की लीज थी आईएनएस चक्रा 2, जो कि हमने रिटर्न कर दिया रशिया को। अब फिर से प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I, इन पे जो काम है उसको हमें जल्दी से करना ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लग जाता है क्योंकि हम डिले करेंगे तो 2035 से 2040 के बीच में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो फिर हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि हम चाइना पे अटैक नहीं करना चाहते, पर डेटरेंस के लिए तो चाहिए ना कि भाई हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। तो ऐसे में आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट अब कंडक्ट कर दी जाएगी, कमीशन कर दी जाएगी नेवी में, तो ये दो ही हमारे पास में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल बेस्ड सबमरीन्स अवेलेबल होंगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा एसएसबीएन की बात करें तो बिगर मिसाइल्स जैसे कि S4 या S4 स्टार प्रोजेक्ट है, उसके भी ऊपर भी काम करने की कोशिशें चल रही है, जो कि हो सकता है कि 2030 आने से पहले पहले हम इनको इंडक्ट कर लें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें समझनी थी, जो हमें जानना था कि हमारी न्यूक्लियर या मरीन सिक्योरिटी वाइज देखें तो हम कितना कैपेबल एनफ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो हमारा मेंस का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है ना जीएस पेपर 3 का, तो उसमें आप देख सकते हो कि 10 महीने में, पिछले 10 महीनों में 6 हॉस्पिटल्स में आग लग गई और 55 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में, और अभी तक भी अलर्ट के ऊपर काम नहीं किया गया। बेसिकली जब जनवरी में भंडारा में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी ना, तब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने 15 मेजर रिकमेंडेशन दी थी। उनमें आप देख सकते हो पहली रिकमेंडेशन तो ये थी कि एक प्रोफेशनल फायर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा हर एक फैसिलिटी, मतलब हर फैसिलिटी के लिए जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर। दूसरा, प्रॉपर सेटअप किया जाएगा इन हाउस फायर रिस्पॉन्स टीम, कि अगर आग लग जाए तो अचानक से आग को कैसे कंट्रोल करें, वहीं के जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो प्रॉपर फायर ब्रिगेड टाइप सिस्टम का। इसके अलावा थर्ड रिकमेंडेशन कि फायर वार्डन जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा एक हॉस्पिटल की हर एक फ्लोर के ऊपर, और हर एक शिफ्ट के लिए अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूरी परमानेंटली वहां पर आप डिप्लॉय कर दो, हर एक शिफ्ट के लिए। तो ये कुछ 3 की रिकमेंडेशंस थी, जो कि 15 टोटल रिकमेंडेशन दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। भंडारा हॉस्पिटल में जब जो एक एक्सीडेंट हो गया था आग का, उसके बाद में ये एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी, पर अभी तक भी इनके ऊपर कोई, आप कह सकते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ, केवल कमेटी के रिकमेंडेशन पेपर पे रह गई। और अभी रिसेंटली अहमदनगर में आग लगी, और अब ये आग एक और लग गई है जिसके अंदर देखो छोटे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ बढ़ती जाती है। इसके आगे अगर देखें, ये हमने देख लिया, सबसे पहला जो रिस्पांस होना चाहिए वो हॉस्पिटल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका होना चाहिए, क्योंकि आग लगेगी तो उन्हीं को सबसे पहले पता पड़ेगा। तो वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र लगे हुए थे, वो मतलब फंक्शनिंग भी थे, उसके बावजूद केवल बोले आग लगने के बाद केवल एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हुआ था, जबकि वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको यूज़ करना ही नहीं आ रहा था। तो यूज़ करना सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन से रिलेटेड 15 रिकमेंडेशन दे ही दी थी, हमने देख लिया, उनमें से 3 तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। एक क्या था कि प्रॉपर बजटरी अलोकेशन भी होना चाहिए, फायर वार्डन का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए शिफ्ट वाइज, हमने ये पहले देख ही लिया है। तो बजट अलोकेशन, बजट की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अहमदनगर के हेल्थ ऑफिसर ने अपनी तरफ से कहा है कि फायर ऑडिट में हमने देखा
कि हॉस्पिटल में लगभग 2.5 मतलब टोटल 2.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को हमने कहा कि भाई 2.5 करोड़ रुपए आप अलोकेट करो और एक तरीके से फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करवा दो सारे हॉस्पिटल्स में, पर बोलो उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया अभी तक। तो वही चीज़ है कि पेपर पे काम तो हो जाता है, पर रियल में जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नहीं होती, तो फिर बाद में नुकसान देखो जनता का ही होता है। तो ये रिकमेंडेशन आप अपनी तरफ से एडिशनल बता सकते हो, ये इंसिडेंट समझना जरूरी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो ऑनलाइन रिटेल की बात करें तो अब वहाँ पर क्विक कॉमर्स पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, जिसमें ये फोकस है कि 30 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी दे दी जाए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, पर अभी जो टारगेट है वो ज़्यादा फोकस में ये आना लग गया है कि क्विक कॉमर्स पे काम किया जाए। क्विक का मतलब कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही डिलीवरी दे दी जाए, या फिर आप उसको क्यू कॉमर्स भी बोल सकते हो। इसमें क्या काम होगा, सिंपल सा तरीका है। इसमें है कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे, एप्लीकेशन या वेब पोर्टल। अब उस वेब पोर्टल पे फॉर एग्जांपल आप जो है कुछ ऑर्डर करते हो, मान लो चीनी ऑर्डर कर रहे हो या कोई सब्जी ऑर्डर करते हो, कौन सी रॉ मटेरियल बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करोगे तो वो डिलीवर करने के बाद में वो प्लेटफॉर्म पर आपकी लोकेशन भी जाएगी कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, और वो लोकेशन के साथ साथ में आपके नियर बाई जो छोटा स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है, जिनको डार्क स्टोर्स भी बोला जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि आपके नियर बाई जो भी स्टोर होगा वहां से वो आपको सामान डिलीवर करा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। और ये जो यहां पर स्टॉक रखा जा रहा है, ये जो इन्वेंट्री रखी जा रही है, इसमें आप मान के चलो 2000 के लगभग जो हाईली डिमांडिंग आइटम्स है ना, उनका स्टॉक ही रखा जाएगा, सबका नहीं होगा। तो ऐसे ही मानो कि आप दिल्ली में रहते हो तो अलग अलग एरिया को जोन्स में डिवाइड करके कि हाँ भाई 30 मिनट के अंदर अंदर कौन कौन से एरिया में हम डिलीवर कर सकते हैं, उसके हिसाब से पूरे एरिया में एक स्टोर बना दिया, फिर दूसरे एरिया में एक और स्टोर बना दिया, तीसरे एरिया में एक और स्टोर बना दिया। अब आप मान लो एरिया ए से बिलोंग करते हो, तो वहां से जैसे आपने ऑर्डर किया ना, तो वहां आपके पास में जो वहां पर जो इन्वेंट्री स्टॉक है वहां से आपको डिलीवरी मिल जाएगी 30 मिनट के अंदर अंदर। तो इसमें क्या है कि एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन रहा है कि जिस तरीके से अमेजोन ने इन्होंने अपनी तरफ से ऑप्शंस अवेल कराए और लोग जो अट्रैक्ट हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ, बोलो उसी तरीके से अभी भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्विसेज जो है वो क्विकली डिलीवर करी जाए, तो उस चीज़ के ऊपर काम करना अभी शुरू कर दिया है बहुत सारी कंपनीज में, जिनमें आप देख सकते हो मुंबई बेस्ड जेपेटो। इसके अलावा जो और दूसरी कंपनीज में जैसे कि आप देख सकते हो टाटा ग्रुप की एक चलता है बिग बास्केट, उसी का न्यू सुपर ऐप, वो भी इस तरीके की डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। ये सिस्टम क्या है, क्विक सेगमेंट में काम करने के लिए, और यही चीज बताई जा रही है। और उन स्टोर्स को बोला जाएगा डार्क स्टोर्स, ठीक है ना, जो छोटे छोटे स्टोर्स बना दिए जाएंगे रीजन वाइज कि हाँ 30 मिनट की रेंज में हो जो भी डिस्टेंस, तो ऐसे में 30-30 मिनट की रेंज में अपने जोन्स डिवाइड कर लिए जाएंगे और उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे। ऑर्डर दो, आपके एरिया में जो भी डार्क स्टोर है वहां से आपको आइटम डिलीवर करा दिया जाता है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अलग ही सेगमेंट चल पड़ा है, ठीक है, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ पर बहुत काम हो रहा है इस पे। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो पद्म अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रपति भवन में। अभी बेसिकली 2020 साल के दिए जा रहे हैं, 2020 के, 2021 के आज दिए गए हैं ट्यूसडे को, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पद्म अवार्ड दिए हैं लगभग 119 जनों को, ठीक है। कुछ तो ऐसे थे जिनको पोस्टुमसली मतलब उनकी डेथ के बाद में ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये भी अटेंड कर रहे थे इस पूरे सेरेमनी को, राइट। अब इसमें लिस्ट में देखोगे तो 7 तो थे पद्म विभूषण, 10 थे पद्म भूषण, 102 थे पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। टोटल अवार्डीज में आप देखो तो 29 और विमेन थी और एक ट्रांसजेंडर था। इसके अलावा 16 इंडिविजुअल्स को पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया, दैट मीन्स उनकी डेथ के बाद में दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ये 2020 के अवार्ड है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना। और थोड़ा आप ध्यान रखिए 2021 के हैं वो ट्यूसडे मतलब आज दिए गए, मतलब कल के न्यूज़पेपर में हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब किस किस को अवार्ड दिया गया है पोस्टुमसली, इसमें आप देख सकते हो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनको भी देखो पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा सुषमा स्वराज किसने रिसीव किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ पीवी सिंधु
जो शटलर हैं, दैट मीन्स बैडमिंटन प्लेयर हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनको भी सोशल वर्क के लिए पद्म भूषण दिया गया है। तो ये कुछ नाम भी हैं। खैर, आपके लिए अब टास्क क्या है, इन पद्म अवार्ड्स के बारे में डिटेल होगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 के डेटा को हम देख चुके हैं। इसके अलावा देखो, गफला जो था वो पकड़ा गया ही है। अब देखते हैं जो इंडिविजुअल है ना, बिचौलिया, जिसने राफेल वाला जो मुद्दा निकल के आ रहा है, उसका नाम है यहाँ पर सुशेन गुप्ता, जिसकी कंपनी है मॉरिशस में इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज। तो 2007 से 2012 के बीच में इस कंपनी को, राफेल प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है ना, उसने लगभग 7.5 मिलियन यूरोस दिए हैं। तो ये एक करप्शन का केस निकल के आ रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में गफला आप देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट फाइट देखने को मिल रही है। वजह क्या है, क्योंकि 2007 से 12 के बीच में कांग्रेस, मतलब यूपीए की सरकार चल रही थी। तो इसकी वजह से अब लेकर के करप्शन के चार्जेस को लेकर के फिर से पॉलिटिकल, आप कह सकते हो, बैटल शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसके आगे ही देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम इकोनॉमी पेज पे आ गए। यहाँ पर देखो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है कि अब वो इन आईटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो, या फिर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके थ्रू सीधा इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इनवाइटीज और आरईआईटीज के बारे में एक बार जरूर पढ़ोगे। ये एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है ना, जिनमें साथ में ला करके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके फिर बाद में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है। फिर आ जाओ आप यहाँ पर कि लॉजिस्टिक्स रैंकिंग रिलीज़ की गई है, जिसमें गुजरात ने टॉप किया है और असम सबसे लास्ट में आया है। तो देखो, बात ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जहाँ तक है रिलीज़ की जा रही है, इसमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखो, फर्स्ट रैंक तो गुजरात रहा है लॉजिस्टिक्स में, सेकंड रैंक हरियाणा, थर्ड पे पंजाब रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने भी अच्छी खासी जंप की है और अब वो छठे स्थान पर आ चुका है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट जो है, इसमें ये देखा जाता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कितनी आ रही है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, जिससे क्या है कि जो भी लॉजिस्टिक्स में खर्चा आ रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके लिए जो भी की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे रोड, रेल, वेयर हाउसेज, ठीक है, जिससे कि ऑपरेशनल ईज इंश्योर की जा सके और लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट जो लगती है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर अभी देखें तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, 13 से 14% ऑफ जीडीपी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में केवल 7 से 8% ही है। तो हमारा टारगेट है कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को 13 से 14% से रिड्यूस करके 5% तक लेकर के आए आने वाले 5 सालों में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इनकी अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की रैंक रही 15th और राजस्थान की रही 16th। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान ने गो फर्स्ट फ्लाइट को मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ से ऊपर से नहीं उड़ा सकते हो अपनी प्लेन को। तो बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ एयर के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखो, अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जब जम्मू कश्मीर की विजिट पे थे तो उन्होंने श्रीनगर से सीधी शारजहां के लिए 3 घंटे 45 मिनट की एक फ़्लाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, पर पाकिस्तान ने अप्रूवल नहीं दिया और मना कर दिया कि हमारे एयर स्पेस से आप अपनी प्लेन्स को नहीं उड़ा सकते हो। तो इस केस में 40 मिनट का और एडिशन हो गया है इस पूरे फ्लाइट टाइम में। तो पाकिस्तान ने जो है वो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर जो सेगमेंट है उसको वायलेट कर दिया। अब ये फर्स्ट फ्रीडम ऑफ ये एयर है क्या, ये जानते हैं। देखो, शिकागो कन्वेंशन है वो, देखो इंटरनेशनल एविएशन से रिलेटेड है। एक तो आप ये ध्यान रखोगे, शिकागो कन्वेंशन रिसेंटली न्यूज़ में था, ये तो एविएशन सेक्टर से एसोसिएटेड है, प्लेन से इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखो रूल सेट किए गए थे कि इंटरनेशनली जो कॉमर्शियल एविएशन सेक्टर है उसको कैसे हम इंटीग्रेट करके एफिशिएंट मैनर में ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फ्रीडम्स ऑफ एयर के एग्रीमेंट साइन हुए हैं, टोटल 6 तरीके के। उनमें से पहला जो है वो ये है कि एक कंट्री से अगर एयरलाइन स्टार्ट होती है और दूसरे कंट्री के एयर से फ्लो होती हुई और वो जाती है तीसरे कंट्री में लैंड कर जाती है, तो यहाँ पर पहला कंट्री कौन है, इंडिया। दूसरा कंट्री जिसकी एयर से फ्लो होगी, मतलब वो प्लेन उड़ेगा एयर से,
वो रहेगा कौन, पाकिस्तान। और लैंड कहाँ पर करना है उनको, शारजाह में। तो पॉइंट क्या, यूएई। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट, आप कह सकते हो फ्रीडम्स ऑफ एयर में से फर्स्ट कैटेगरी आ गई फ्रीडम की, तो इसका वायलेशन पाकिस्तान ने कर दिया। इसके अलावा और भी फ्रीडम्स है, जैसे कि सेकंड फ्रीडम की अगर बात करें तो इसमें रीफ्यूलिंग की बात आ जाती है, या मेंटेनेंस की बात आए कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, फ्यूल खत्म होने वाला था इस वजह से, तो उसके लिए। थर्ड एंड फोर्थ अगर फ्रीडम की बात करें तो इसमें देखो, राइट टू फ्लाई फ्रॉम एयरलाइन होम कंट्री टू अनदर कंट्री। सिंपल सी बात है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने को अलाउ कर दिया जाए किसी एयरलाइन को, और दूसरे से उसके होम कंट्री में वापस आने को अलाउ कर दिया जाए। इस तरीके से फ्रीडम्स ऑफ एयर अलॉट की जाती है ना इस कन्वेंशन के बेसिस पे। कौन सा है, शिकागो कन्वेंशन 1944 में, और इसमें फर्स्ट जो कन्वेंशन उसका वायलेशन कर दिया पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइटेड था, इसलिए जानना जरूरी था। आगे चलते हैं। इसके आगे एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने देखो टीएलपी ग्रुप से अभी बैन जो लगाया था वो हटा दिया। टीएलपी ग्रुप कौन सा है, तहरीक लबाइक पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक पूरा मार्च लेकर के आए हैं वो। ठीक है, तो पाकिस्तान सरकार के ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इस ग्रुप पे बैन लगाया था पहले, अब उस बैन को हटा लिया गया है। ठीक है, इस ग्रुप ने फ्रेंच एम्बेसडर को रिमूव कराने की बात भी की थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था। ये सारा मुद्दा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि इमरान खान के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती चली जा रही हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग के थर्ड टेन्योर के लिए अप्रूवल देने की मीटिंग अभी चल रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, तो ऐसे में देखते हैं अप्रूवल तो मिल ही जाएगा। बाकी इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ इधर है कि सैटेलाइट इमेज ये दिखा रहा है कि चाइना ने यूएस वॉरशिप्स को मतलब टैकल करने के लिए अपनी तरफ से मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी है। और जितना अभी रिसेंट टाइम में चाइना ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड किया है, उतना शायद ही किसी कंट्री ने किया हो। एक ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट के फ़ोन्स में भी जो पेगासस स्पाईवेयर है ना, उसको डिटेक्ट किया गया है, एक ये न्यूज़ है। इसके अलावा लड़कियों के लिए अभी अफ़गानिस्तान में ओपन कर दी गई है स्कूल्स, हेरात वाले रीजन में, ये बताया जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, वेंग येपिंग, ये चाइना की फर्स्ट वुमेन बन गई है जो कि स्पेस वॉक कर चुकी हैं। ठीक है, तो चाइना के स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो उसका नाम है तियानहे। ठीक है, तियानहे स्पेस स्टेशन, उसका अभी डेवलपमेंटल फेज चल रहा है। तो उस डेवलपमेंटल फेज में चाइना का जो शेंजोउ 13 स्पेसशिप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जिसमें 6 महीने के लिए एक मिशन पे निकले हैं एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट्स निकले हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक है ये लेडी वेंग येपिंग। तो इन्होंने 6.5 घंटे तक रिपेयरिंग का काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, रिपेयरिंग मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पर स्पेस स्टेशन का, उसमें 6.5 घंटे तक बाहर स्पेस में काम किया, और फिर उसके बाद में जो अपना मॉड्यूल था उनका, उसमें रिटर्न कर गई ईजिली, कोई प्रॉब्लम के बिना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली वेंग येपिंग ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कौन है क्या है, तो आप बता दोगे। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन उसका नाम क्या है, तियानही। ओके, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स पेज पे अगर हम नज़र डालें तो देखो, नज़ीर हुसैन मेमोरियल ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है नोएडा से कश्मीर की तरफ निकलने के लिए। हिमालयन रैली है ये, देखो कंपटीशन नहीं है, नॉर्मल रैली ही है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया, ये जो सिग्नल दिया है ये किसने दिया है, जो आर्मी स्टाफ जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे जी, उनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्वेश्चन बन सकता है अगर आप UPSC में, तो चांसेस कम है, पर हाँ बाकी एग्जाम्स में बनने के स्कोप है। कि वेस्टहैफन जो है वो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। ठीक है, तो जो लेविस हैमिल्टन है ना, उनको अभी पीछे कर दिया इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीतने में। ये बेसिकली 24 साल के डचमैन का मतलब ये हो गया डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ठीक, नो सॉरी, हॉलैंड से बिलोंग करते हैं, नेदरलैंड्स से, राइट। तो आप ये ध्यान रखोगे। और वेटरस्टैपन ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये कौन है, और बेसिकली इनका एसोसिएशन है रेड बुल से। और लेविस हैमिल्टन है ना, वो मर्सिडीज से एसोसिएटेड रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी वर्ल्ड कप की न्यूज़ है, वर्ल्ड कप के बारे में आपको मैंने कल देख लिया, तो वो स्टेटस है, अभी कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देख लिया, कुछ बच गया हो फिर भी तो आप एक बार नज़र डाल लेना, न्यूज़पेपर में सुबह शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।